टूरिस्ट जो है वो मोस्टली पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से आता है। वो यहाँ पर आते हैं जैसे शराब पीने, नशे करने। पहाड़ का एक एक लड़का और एक एक लड़की इस वक्त गुड़गांव को और चंडीगढ़ को अपना आदर्श मानता है। इसके लिए अब गंगा को बेचना पड़े कोई बात नहीं, इसके लिए हिमालय को बेचना पड़े कोई बात नहीं। कभी कभी लगता है शायद बहुत देर हो गई, अब 50 साल पहले शुरू करना चाहिए था। जी आचार्य जी, मैं कसौली हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। शिमला के पास में ही है बिल्कुल। यहाँ पे पिछले कुछ सालों में टूरिज्म बहुत बढ़ गया है और उससे जॉब्स तो क्रिएट हो रही हैं, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। बल्कि रिसेंटली मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें जो ये डिस्ट्रिक्ट है, सोलन डिस्ट्रिक्ट, ये सेकंड नंबर पे आती है नॉर्थ इंडिया में इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम आफ्टर गुड़गांव। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके बहुत सारे डाउनसाइड्स भी क्रिएट हो रहे हैं हम लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए। जैसे कि बहुत से नए होटल्स बन रहे हैं, होम स्टेज खुल गए हैं। टूरिस्ट जो है वो मोस्टली पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से आता है। वो यहाँ पर आते हैं जैसे शराब पीने, नशे करने और शोर मचाने, पार्टीज करने। अब होटल्स वगैरह क्या कर रहे हैं, इनको आकर्षित करने के लिए वो म्यूजिक बजाते हैं, बहुत लाउड म्यूजिक बजाते हैं, जो मतलब परमिसेबल लिमिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने सेट करी हैं, उनका उनको कोई भी ध्यान नहीं है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स और ये ऑफ साइट पार्टीज, इन चीजों के लिए भी ये जो इलाका है ये काफी मशहूर हो गया है। तो इस इलाके का पर्यावरण की दृष्टि से, पोल्यूशन की दृष्टि से, टेम्परेचर वगैरह भी बहुत अच्छे रहते हैं साल भर। हम मतलब पुलिस में कंप्लेंट्स करते हैं, कभी सीएम हेल्पलाइंस पे कंप्लेंट करते हैं, तो इन पे हम भी दबाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोस्ट फैमिलीज के बच्चे वगैरह भी अब इनके पास एम्प्लॉयड हैं, तो वो भी अब मतलब हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते। अगर हम इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन करना चाहे तो हम जन समर्थन भी इतने आसानी से जुटा नहीं पाते। तो मतलब हम जो लोकल जब सफर कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए अब हम मतलब कैसे थोड़ा मार्गदर्शन करें कि कैसे हम इसको। देखो, जो इसमें एक्टिविज्म वाले जवाब हैं वो जितना मैं जानता हूँ उतना ही आप भी जानते हैं। वो जवाब मैं दे सकता हूँ सब। मैं कह सकता हूँ कि लोकल मीडिया में इन मुद्दों को उठाइए। मैं कह सकता हूँ आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी, एमएलए, इनसे मिलने चाहिए। पर शायद आपने ये सब कुछ थोड़ा बहुत करके देखा ही हुआ है, तो इन बातों की जो सीमा है वो आप समझते हैं। एक ही बात में आपने सब कुछ निपटा दिया कि जो लोग ये कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण, उनके यहाँ इतने सारे स्थानीय लोग ही नौकरी करते हैं कि किसी भी घर से समर्थन लेना मुश्किल बात है। उस घर का कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी तरीके से ये होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा। तो उस घर के बाकी लोग कैसे इस बात को समर्थन दे देंगे कि ये पोल्यूशन रोक दो। जिसको हम स्थानीय मुद्दा कह रहे हैं वो स्थानीय है नहीं ना। ये उत्तर उबाऊ लग सकता है, कुछ लोगों को इस उत्तर में कुछ लाचारगी भी दिखाई दे सकती है, पर मेरे देखे इसके अलावा कोई उत्तर है नहीं। 1 जनवरी नहीं, 31 दिसंबर की रात की बात है, 2021। हम ऋषिकेश में थे और अंग्रेजी में सत्र था उपनिषद पर ही, मुंडक उपनिषद पर था शायद, 31 दिसंबर की रात को। और वो कोविड का समय चल रहा था। तो पहली बात तो आप बड़ी पार्टी कर नहीं सकते। दूसरी बात, पहाड़ी इलाका है तो आप रात में 11 बजे के बाद इतनी ज़ोर से संगीत बजा नहीं सकते। सत्र हमारे शुरू होते हैं 10, साढ़े 10 तक। 11 तक इंतज़ार करा। 11 बजे भी पास में बढ़िया अच्छी कम से कम 100 जनों की चल रही है पार्टी, वही न्यू ईयर के नाम पर। पहली बात तो पार्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी।
दूसरी बात, अब 11 बज चुका है, आप इतना ऊंचा म्यूजिक कैसे लगा रहे हो? जो कुछ कर सकते थे करा, पुलिस को भी इसमें सूचना दी, पर जो पार्टी कर रहे हैं वो खुद ही होटल इंडस्ट्री के थे। उन्होंने वहाँ पर एक गेस्ट हाउस जैसा कुछ बना रखा था और पहले से उन्होंने सबको निमंत्रण ही भेज रखे थे कि इधर जितने लोग हैं आ जाइए, 31 को मिडनाइट बैश होगा। पुलिस ने भी कहा कि भाई ये तो उत्सव की बात है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो मेरा तो फिर उसको जो उत्तर था वो यही था कि मैंने अपना काम और सघन कर दिया। जितनी बार दिखाई देता है कि हालत बुरी है और बुरी हालत का हमारे ही काम पर आघात होता है, मेरे पास एक ही जवाब होता है कि मैं अपनी मेहनत बढ़ा देता हूँ। क्या करा जाए वहाँ पर? और ऐसा नहीं कि वहाँ हम जानते नहीं हैं, वहाँ पर प्रशासन में लोगों को भी जानते हैं, स्थानीय स्तर पर भी हमें जान पहचान है थोड़ी, लेकिन कुछ नहीं, किसी महत्व का नहीं। खासकर पहाड़ी इलाकों में पर्यटन से संबंधित किसी मुद्दे पर छेड़खानी करी नहीं जा सकती, क्योंकि सबकी रोजी रोटी पर्यटन से आती है। मैंने तो वही करा जो कर सकता हूँ। मैंने मेहनत बढ़ा दी, लोगों तक बात पहुँचे वो बात बढ़ा दी। अब उसका असर सिर्फ ऋषिकेश पर नहीं होगा, उसका असर आपके शहर पर भी होगा। जो जो मेहनत हमने बढ़ाई है, भले ही उसके कारण में ऋषिकेश की एक घटना हो एक दिन की, लेकिन अब उसका जो प्रभाव है, जो उसका हीलिंग इफ़ेक्ट है, वो पूरे देश को बल्कि पूरी पृथ्वी तक पहुँचेगा। हाँ, बहुत अभी कम सामर्थ्य में पहुँचेगा, पर जैसे जैसे मिशन और ताकतवर होता जाएगा वैसे वैसे सब जगहों पर उसका असर और प्रगाढ़ होता जाएगा। नहीं तो आप अपने स्तर पर लोकल लेवल पर आप धरना प्रदर्शन मोर्चा आदि कर सकते हैं। मैंने देखा है कि इनसे कोई विशेष लाभ होता नहीं है। अब ऋषिकेश में ही जैसे वहाँ पर मांसाहार निषेध है, आप होटलों में नहीं कर सकते, पर वहाँ सरेआम चलता है। बाकायदा मेनू कार्ड छपे हुए हैं जिसमें, और उनसे पूछो कि ये क्यों कर रखा है, क्या विदेशियों के लिए? विदेशी लोग आते हैं? बोले नहीं, विदेशी जो आते हैं वो तो बल्कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ये जितने दिल्ली वाले आते हैं, ये आते ही बोलते हैं कि हमें बटर चिकन चाहिए। ये यहाँ आते ही इसीलिए हैं कि इनको बियर पीनी है और चिकन खाना है और पार्टी करनी है, और इन्हीं से हमें पैसे मिलते हैं। ये जो पूरी सड़कें चौड़ी कराई गई हैं इसलिए तो कराई गई हैं कि दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ वाले सब और तेज़ी के साथ इन जगहों पर आएँ, और चिकन ही क्यों, मटन, पोर्क, बीफ सब चले। तो ये तो बहुत गहरी बीमारी के लक्षण हैं। उसका सतही उपचार ये है कि मैं आपको कोई मलहम दे दूं कि ऐसे लगा लीजिए। मलहम से कुछ काम हो सकता हो तो लगा लीजिए मलहम भी, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं बीमारी की जड़ खत्म करना चाहता हूं, तो मैं कर रहा हूं प्रयास। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। हर घटना बस यही बताती है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्यों कोई कहेगा कि आप शांति की जगह पर बिल्कुल ही रद्दी घटिया किस्म का पॉप लगा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए? क्यों कहेगा? उसको चाहिए ही वही है।
मैं वहाँ थोड़ा आगे जा करके ब्रह्मपुरी की तरफ ऊपर जा करके जो माया किताब है उसकी एडिटिंग किया करता था। पूरे 1 महीने वहाँ मैं इसीलिए था, वहाँ बैठ जाऊँ कि इसको, मैं शहर की भीड़ भाड़ से तो दूर आ गया, पर मैं वहाँ बैठा करता था गंगा किनारे। वहाँ एक के बाद एक वो सब निकल रहे हैं राफ्टिंग वाले, और वो राफ्टिंग में हैं और वो इतना ज़्यादा भद्दा शोर मचाते थे। आप बैठे हो, अचानक यहाँ सामने से एक के बाद एक राफ्ट निकल रहे हैं, और सब जितने भी सबसे अश्लील गाने हो सकते हैं, ये गंगा के साथ हो रहा है, ये ऋषिकेश के साथ हो रहा है। लेकिन राफ्टिंग कैसे रोक दी जाए? वहाँ लोग कहेंगे इसी राफ्टिंग से हमारी रोजी रोटी चलती है, इसके लिए अब गंगा को बेचना पड़े कोई बात नहीं, इसके लिए शांति को बेचना पड़े कोई बात नहीं, इसके लिए हिमालय को बेचना पड़े कोई बात नहीं। यहाँ से जब सब राफ्टिंग के लिए जाते हैं, उनके राफ्टिंग का मतलब ही यही होता है, जितना फूहड़ शोर मचा सको राफ्टिंग में मचाओ। आप कर लीजिए ना कल्पना, वहाँ गंगा के तट पर मैं बैठा हूँ माया किताब लेकर के, और माया वहाँ मेरे सामने तीरथ में भई पानी। और वैसा शोर वो शायद और कहीं मचा भी नहीं सकते। कितनी विचित्र बात है, जो शोर आप शहरों में भी नहीं मचा सकते, वो शोर आपको तीर्थ में मचाने की अनुमति, लाइसेंस मिल जाता है। जितनी फूहड़ता से ये लोग गंगा में राफ्टिंग करते हुए चिल्लाते हैं, इतनी फूहड़ता से तो अपनी सोसाइटी में, अपार्टमेंट में, गली मोहल्ले, बाजार में भी नहीं चिल्ला सकते, पुलिस आ जाएगी। पर गंगा में इनको अनुमति मिल गई है, एकदम ही जैसे कहते हैं कानों से खून निकल आए उस किस्म का शोर मचाने की। उसमें गाली गलौज तक शामिल है जो शोर मचाते हैं। गाली गलौज अपने घर में कर लो, निजी बात है, अपने दोस्त यारों के साथ कर लो, सार्वजनिक जगह पर, वो भी धार्मिक महत्व की जगह पर क्यों कर रहे हो? ऐसों को गाली तुम्हारी क्यों सुननी पड़े जो तुम्हारी गालियों में किसी भी तरह शामिल नहीं है? आपको एक आदमी को गाली देनी है, उसको दे दीजिए, निजी रूप से दीजिए। आप गाली दे रहे हैं, उसने गाली सुनी। आप गंगा में बैठ करके गालियों का शोर मचा रहे हो, 100 ऐसे लोग भी सुने जिनका तुम्हारी गालियों से कोई लेना देना नहीं, क्यों? लगभग एक तरह की, अगर साइको एनालिसिस की दृष्टि से देखा जाए तो एक तरह की वो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। कहते हैं हम गंगा माँ, और वहाँ जो चल रहा है अगर उसको फ्रायड आदि देखते तो कहते कि इसमें वासना दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने गाने होते हैं वो सब वासना वाले ही होते हैं। वो चला रहे हैं, बिल्कुल मुझे गाना याद है, उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, मैंने भेजी। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, हमको तरसाए, प्यार बरसाए। ये तुमको वहाँ पे क्यों याद आ रहा है? क्योंकि जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे देखे वो कोई फिल्मी दृश्य है जिसमें कोई भीगे कपड़ों वाली युवती तुम्हारे साथ होती तो तुम्हें क्या आनंद आता? तुम वही सब दृश्य अपनी कल्पनाओं में निर्मित कर रहे हो। नहीं तो वहां पर तुम ये सब क्यों गाओगे? और ये तो फिर भी बहुत एक शिष्ट गाना मैंने बोला। जितने वो फूहड़ उस समय के टॉप पॉप रैप चल रहे होंगे, वो सब राफ्टिंग में ही चल रहा होता है। क्या करें इस पे, कैसे करें? वहाँ की विधानसभा के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, मैंने उनको भी बोला था, मैंने कहा ये क्या है?
उन्होंने तुरंत हथियार डाल दिए, बोले नहीं नहीं इससे तो यहाँ पर हाँ हम देखेंगे कुछ कहेंगे, पर ये तो हमारा रेवेन्यू अर्नर है। तो तभी हो सकता है जब चेतना में ही एक परिवर्तन आए। सब में ना आए तो कम से कम 10-20% में आए, कि उस राफ्ट में अगर 8 बैठे हों तो कम से कम 2 ऐसे हों जो बाकी 6 को चुप करा दें, तो भी काम बन जाएगा। पर अभी तो 8 के 8 सब एक जैसे ही हैं, कोई सांपनाथ कोई नागनाथ। 8 में से ना अगर 1 या 2 भी ढंग के हों तो वो बाकियों को चुप करा सकते हैं। तो वही कोशिश है कि कम से कम 10-20% आबादी को थोड़ा होश दिलाया जा सके, और फिर ये 10-20% आगे जाकर सामाजिक परिवर्तन लाएंगे। पहाड़ों की निर्मलता पर हमारी वासनाएं और ज्यादा विस्फोटक रूप से प्रकट हो जाती हैं। जितने उद्दंड तो हम अपने आम जीवन में आम समाज के बीच नहीं होते, उससे ज्यादा उद्दंड हम पहाड़ों पर हिमालय पर जाकर हो जाते हैं। जो नालायकियां बदतमीजियां हम अपने शहरों गांवों में नहीं करते, वो हम जाकर के पर्वतों पर करने लग जाते हैं। पर्वतों पर जाते इसीलिए कि यहां करने को नहीं मिलेगा, वहां कर लेंगे, क्योंकि वहां पर हम कुछ पैसे देंगे तो होटल वाले हमें कुछ भी करने की आज़ादी दे देंगे। वहां पर हम कुछ पैसे देंगे तो लोकल्स हमें कुछ भी करने की आज़ादी दे देंगे। योग भूमि जिसे होना चाहिए, देवभूमि जिसे कहते हैं, वो भोग भूमि ही तो बना दिया हमने। आम आदमी वहां क्यों जाता है? भोगने के लिए ही तो जाता है। आपके प्रांत में ही कई ऐसे शहर हैं छोटे छोटे, और कई स्थान हैं जो कि प्रसिद्ध ही इसलिए हैं कि यहां पर आ जाओ तो यहां पर बिल्कुल असली खरी शुद्धता वाला नशा मिलता है। वो भी एक बहुत गंभीर समस्या है। बहुत से लोकल जो बच्चे हैं वो इनफैक्ट नशे बेचते हुए पकड़े भी जा रहे हैं, और बहुत से उनको जेलों में भी जाना पड़ रहा है, बहुत से लोकल जो इसमें। देखिए, शहरों की बीमारी बहुत अच्छे तरीके से अब पहाड़ पहुंच चुकी है। रेडियो से शुरू हुआ, टीवी ने आगे बढ़ाया, सोशल मीडिया ने पूरा कर दिया। पहाड़ का एक एक लड़का और एक एक लड़की इस वक्त गुड़गांव को और चंडीगढ़ को अपना आदर्श मानता है। उनको वही भोग चाहिए, वैसा ही लाइफस्टाइल, उसी तरह का जीवन स्तर माने भोग स्तर, जैसा वो अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है, 2-4 पेड़ चोरी से काट कर बेच दिए तो क्या हो गया। हर चीज को कमर्शियलाइज करो और उसको नाम दो डेवलपमेंट, विकास। विकास माने कमर्शियलाइजेशन, यानी कि जो चीज कमर्शियलाइज्ड नहीं है वो विकसित नहीं है। क्या परिभाषा है, गजब हो गया। जिस चीज का व्यवसायीकरण नहीं हुआ है माने उसका अभी विकास नहीं हुआ है। मस्त परिभाषा है। और आपको एक बात बताता हूं, अगर आप विकास की और रुपए पैसे की बात करना चाहते हैं ना, तो जिसको हम जीडीपी बोलते हैं ना, 50% वो इस पर निर्भर करता है कि प्रकृति अपने शुद्ध रूप में बचती है कि नहीं बचती है।
क्योंकि हमारा 50% जीडीपी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पर आश्रित है। हमारा माने भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का। तो जीडीपी वादी जितने हैं जाकर उनको भी बता दीजिए कि ये जो तुम प्रकृति के साथ कर रहे हो, इसके बाद तुम जीडीपी भी नहीं बचा पाओगे। तुम सोच रहे हो तुम प्रकृति बर्बाद करके जीडीपी बढ़ा ले जाओगे, बिल्कुल उल्टी बात है। अगर जीडीपी भी बचाना चाहते हो तो प्रकृति को पहले बचाओ। ये मैं नहीं समझ में आता। हम सोचते हैं इट इज दिस वर्सेस दैट, आइदर और, 0-1, ऐसा नहीं है। पर ये बातें समझानी पड़ेंगी। सारी समस्या शिक्षा की है। कर रहे हैं कोशिश, पता नहीं कितनी दूर तक जाएगी, पर वो सोचना हमारा काम नहीं। कर रहे हैं कोशिश। यहाँ का जो AQI है वो भी अब मतलब वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने होता है ना, हम देखा मानते हैं कि पहाड़ में। मैंने देखा। मैं अभी 2 महीने पहले नैनीताल में था, 1.5 महीने पहले, 4 दिन के लिए। वहाँ का AQI ऐसा नहीं है कि दिल्ली के AQI से एकदम अलग था। अभी थोड़ा बेहतर है, शायद आगे उतना भी अंतर नहीं बचेगा। लेकिन वो हेल्दी हेल्दी कैटेगरी में अब मतलब नहीं है, नहीं है। अब नहीं है, अब नहीं है। 50 से नीचे होना चाहिए। 50 से नीचे तो हिमालय पे भी नहीं मिलता। 50 से क्या, सच पूछो तो 10 से नीचे होना चाहिए। पर आप जाएंगे तो जितने भी पर्वतीय स्थल हैं, विशेषकर जो पर्यटन वाले, उनमें नहीं मिलता है। 100 से भी ऊपर मिल जाता है। ऋषिकेश में तो 100 से ऊपर रहता है, अक्सर रहता है। यहाँ पर भी 100 के आसपास ही रहता है। और जो ये होटल्स वगैरह हैं, ये अब जैसे सीवेज भी होता है उसको। हाँ बाबा, सीवेज कर देते हैं। मैं क्या क्या याद आप दिला रहे हो मुझे। झरने ब्लॉक कर रखे हैं। जिन झरनों से पानी नदी में पहुंचता था, वो झरने ब्लॉक कर दिए हैं। वहां पर ये जो राफ्टिंग वाली गाड़ियां होती हैं, बोलेरो, वो खड़ी हो रही हैं। पूरी की पूरी छोटी छोटी नदियां सुखा दी हैं। और वो जो रिवर बेड्स हैं, उन पर व्हीकल्स की पार्किंग बना दी है। यहाँ पे जो टूरिस्ट्स आएंगे, यहाँ गाड़ियां पार्क कर लेंगे। एक समय पर, अभी 2 साल पहले तक, मैंने लगभग मन बना लिया था कि मैं उत्तराखंड में ही कहीं कुछ ले करके बस जाऊंगा। मैं वहां जाता था, मैं तो लिखता था मैं होम टाउन आ गया, मुझे लगता था मेरा घर है वो। पर जो वहां पर अब मानसिकता हो गई है, उसको देखकर लगता है कि वहां हूं या यहां हूं, अंतर क्या है। और ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप प्रदूषण की बात कर रहे हो, प्रदूषण बाहर होता है ना, हवा में, वैसे ही जो भीतर का प्रदूषण होता है, ये भी पहाड़ों पर बहुत है। अंधविश्वास, धर्म के नाम पर हिंसा, बलि, बहुत ही व्यर्थ तरीके की मान्यताएं और परंपराएं, भूत प्रेत के हजार लफड़े, ये सब पहाड़ों पर ही ज्यादा चलते हैं। हमारे इधर कहते हैं कि जैसे देवता लगा देते हैं, किसी के पीछे लगा देते मैं हैं। कुछ बोल दूं, मैं समझाऊं कितना भी कि तुम जिन बातों में पड़े हो वो मूर्खता की हैं, तो उसमें लोगों के आते हैं कमेंट, अजी आपको कुछ पता नहीं है, कभी पहाड़ों पर आइए, हम दिखाएंगे आपको। जब तक, जैसे पूरे विश्व में जरूरत है बाहरी शिक्षा की और अंदरूनी विद्या की, उसी तरीके से पहाड़ों में भी जब तक शिक्षा और विद्या दोनों नहीं पहुंचेंगे,
तब तक पहाड़ों का बचना बहुत मुश्किल है। संसार, भौतिकी, फिजिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये कैसे काम करते हैं इसकी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। और भीतर मद, मोह, मात्सर्य सब कैसे काम करते हैं, अंतःकरण क्या है, अहंकार क्या है, इसकी विद्या पहुंचनी चाहिए। जब ये दोनों पहुंचेंगे तभी पहाड़ बचेंगे। कर रहे हैं कोशिश। कभी कभी लगता है शायद बहुत देर हो गई, अब 50 साल पहले शुरू करना चाहिए था। ठीक, इतना अपने हाथ में। चलिए, धन्यवाद। आगे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो कुदाव रे साधो, काहे करो कुदाव। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। कायर भागे पीठ दे, सूर करे संग्राम रे साधो, सूर करे संग्राम। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। पुरजा पुरजा कट पड़े, तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो कुदाव रे साधो, काहे करो कुदाव। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रभजोत है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं आचार्य जी को लगभग 3 साल से सुन रहा हूँ और पिछले साल अगस्त से मैं गीता सत्रों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आचार्य जी को सुनते सुनते सर मेरी तो जिंदगी का ट्रैक ही बदल गया है। आज जो हमने सीखा आचार्य जी से, जो मैंने सीखा कि सिर्फ सुख से ही अहंकार नहीं बल पाता, दुख भी उसका सहायक बनता है। इस चीज के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि बाणी भी कहती है, गुरबाणी भी कहती है, नानक दुख सारा संसार। इसके अलावा सर मैं दोहा गाना चाहूंगा कि मन को मारूं पटक के, दुख दुख हो जाए, विष की प्यारी बोए अब काए पछताए रे साथी,
अब गए बचपन